नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं उसको करने वाले हैं। इसके पहले ही हम लोग मैराथन में छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं उनको हम लोग देख चुके हैं, डिटेल में देख चुके हैं। लगभग वो कैलेंडर था 12 मंथ का, पर उसमें हम लोग क्या किए थे, हर 12 मंथ में दो टॉपिक्स, दो उपलब्धियां या योजना दी हुई थी, टोटल 24 है ना। उससे लिंक करके हम लोग करेंट की जो भी योजनाएं थी, जो भी उपलब्धियां थी, उनको हम लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे, है ना। तो उससे हम लोग के लगभग 150-200 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे अगर उसको आप लोग डिटेल से पढ़ लोगे तो, है ना। एक एक चीज उसमें खनिज का कितना उत्पादन हुआ है, राजस्व कितना मिला हुआ है ना। और क्या बोलते हैं, उद्योग क्षेत्र में 4 औद्योगिक क्षेत्र, और जो धान की फसल है उसमें सबसे ज्यादा मतलब कितना टारगेट रखे थे इस बार मीट्रिक टन बेचने का, कितना बिका, पिछले वर्ष कितना बिका था, है ना। इस बार 149 बिका, है ना, लाख मीट्रिक टन, और पिछले बार 144। तो इस तरीके से हम लोग पूरा डिटेल में देखे थे उसको। और स्कूल भी जैसे पीएम श्री योजना, न्योता भोजन योजना, है ना, बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कस कर चुके थे। तो इसी क्रम को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं और आज जो और अलग टॉपिक्स हैं उनको लेके आज छत्तीसगढ़ की योजनाएं कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ 4 धाम की तरह होंगे विकसित। तो छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ को लेके 4 धाम आपका कहाँ का, उत्तराखंड का जो 4 धाम है आपका, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके परिप्रेक्ष्य में इन्हीं की तरह जो यहाँ के 5 शक्तिपीठ है उनको क्या कर रहे हैं, दर्शनीय स्थल की तरह विकसित कर रहे हैं, धाम की तरह विकसित कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से 5 शक्तिपीठ है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला आपका क्या है, कुदरगढ़ का शक्तिपीठ। कुदरगढ़ का शक्तिपीठ यहाँ पे दर्शन कर लीजिए माताओं का। और उसके बाद है चंद्रहासिनी शक्तिपीठ है आपका, है ना। और फिर उसके बाद तीसरा क्या है, महामाया शक्तिपीठ। पहला कुदरगढ़ शक्तिपीठ, दूसरा चंद्रहासिनी शक्तिपीठ, और तीसरा महामाया शक्तिपीठ। उसके बाद देखिए एक क्या है, बमलेश्वरी शक्तिपीठ डोंगरगढ़ का, है ना। और उसके बाद दंतेश्वरी शक्तिपीठ आपका, और महामाया शक्तिपीठ तो ऊपर ही देख लिए थे। अब क्या चीज है योजनाओं के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला लाइन क्या बोल रहा है, राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मतलब ये जो 5 शक्तिपीठ बनाए जाएंगे, उनको विकसित किया जाएगा, उन लोग के लिए 5 करोड़ क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1000 किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित की जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो हमारा छत्तीसगढ़ अभी भी पर्यटन के क्षेत्र में क्या है, थोड़ा पीछे है। तो पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसके अंतर्गत प्रदेश में 1000 किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित की जाएगी, है ना। पर्यटन तीर्थ श्रृंखला, कीवर्ड्स को पकड़ते जाइए क्योंकि अगर कूट में क्वेश्चन बनाएगा तो इन्हीं कीवर्ड्स को याद रखना है आपको ना। 1000 किलोमीटर लंबी, 1000 किलोमीटर लंबी क्या बोल रहा है, तीर्थ श्रृंखला, पर्यटन तीर्थ श्रृंखला 1000 किलोमीटर लंबी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा इस लाइन को, ठीक। अब आगे चलते हैं। देखिए कुदरगढ़ शक्तिपीठ, जैसे हम लोग देखे हैं ना, ऊपर में देखे थे ना कुदरगढ़ शक्तिपीठ, देखिए ऊपर में ही देखे थे कुदरगढ़ शक्तिपीठ, है ना, कुदरगढ़ शक्तिपीठ। तो उसी के बारे में बोल रहा है, सूरजपुर का कुदरगढ़ शक्तिपीठ। कहाँ पे है कुदरगढ़, सूरजपुर में है, ठीक। फिर चंद्रहासिनी शक्तिपीठ, चंदरपुर का चंद्रहासिनी शक्तिपीठ, कहाँ का, चंदरपुर का चंद्रहासिनी शक्तिपीठ। उसके बाद महामाया मंदिर, कहाँ का महामाया मंदिर, रतनपुर का, कहाँ का, रतनपुर का आपका बिलासपुर साइड, है ना। फिर उसके बाद डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी, कहाँ पे, राजनांदगांव में, है ना, राजनांदगांव जिला, डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर ये।
ठीक। उसके बाद कौन सा बोल रहा है, दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर। तो ये तो इन्हीं को बताया गया क्या क्या वर्ड्स देखे यहाँ पे, क्या क्या की पॉइंट्स देखे कि इसको चार धाम के परिप्रेक्ष्य में 5 शक्तिपीठ को क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। और कितने करोड़ का प्रावधान है, 5 करोड़ का प्रावधान है। और पर्यटन श्रृंखला करके बना रहे हैं, है ना, 1000 किलोमीटर लंबी पर्यटन श्रृंखला, तीर्थ श्रृंखला बना रहे। ठीक, यहाँ से इतना डिटेल देख लिए। और प्लस हम लोग कुदरगढ़ कहाँ पे है उसको देख लिए, सूरजपुर का कुदरगढ़, चंद्रपुर का चंद्रहासनी, डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी जी, डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी जी, और दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी जी, है ना। यहाँ से हमारा ये जो क्या बोलते हैं, ये टॉपिक था छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ 4 धाम, ये हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। 4 धाम कहाँ का, उत्तराखंड के 4 धाम के परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग किया जा रहा है विकसित। ठीक, अब चलते हैं अगला। प्रधानमंत्री आवास योजना से आवासहीन परिवारों को मिल रहा है पक्का घर। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए किस दिन 300 करोड़ रुपए का आवंटन किए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, जिस दिन पंचायती राज दिवस था, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जिस दिन क्या किए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, वर्चुअल रूप से अटल डिजिटल ट्रेन का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किए थे उसी दिन ही, है ना। ये सब देखे थे। और वो भी देखे थे हम लोग कि क्या बोलते 2.0 आवास सर्वेक्षण, है ना, उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा किए थे। किसमें किए थे, मैराथन वाला जो वीडियो है इसके पहले वाला छत्तीसगढ़ योजना, उसमें पूरा डिटेल से किए हुए हैं। ठीक, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इस चीज को चर्चा कर चुके हैं, तो इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं स्किप। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक, अब देखिए पेयजल, है ना, ग्रामीणों के लिए पेयजल। तो क्या बोल रहे हैं इसमें 50 लाख ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत, कौन सा मिशन, जल जीवन मिशन के तहत निशुल्क नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए कितना 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान। अब यहाँ से आप लोगों को क्या की पॉइंट्स याद रखना है। ठीक, जल संरक्षण के लिए, है ना, जल का संचयन करने के लिए उसी दिन जिस दिन पंचायती राज दिवस था उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या अभियान छेड़ा था कि मोर गांव मोर पानी, है ना। आपका गांव है, आपको पानी को क्या करना है, संचय करके रखना है ताकि भविष्य में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए आप लोग पहले से संचित करके रख लो उसको, है ना। तो इस चीजों को भी हम लोग देखे थे। और जल संचयन के क्षेत्र में हमारा कौन सा जिला फर्स्ट आया था उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। कौन सा जिला फर्स्ट आया था याद कीजिए, पहले वाला अगर वीडियो आप लोग देख चुके होंगे तो। और 3 जिलों को, हमारे छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को मिला हुआ था, 3 जिलों को भी अवार्ड मिला हुआ है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, तो जरूर जाके पहले वाला जो वीडियो है वो देखिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, इसका देखिए क्या बोल रहा है, भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए आर्थिक सहायता गत वर्ष 7000 से बढ़ाकर कितना कर दिए 10,000 रुपए की गई है। इसके लिए बजट में कितना 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। अब एक चीज सुनिए आप लोग, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना जो है उसमें क्या करते हैं, जो भी किसान है ना, उनके पास अगर खेती करने के लिए भूमि नहीं है पर वो किसी दूसरे किसान के भूमि में खेती करता है ना, तो उसके फलस्वरूप उसको क्या देता है, अनाज देगा या फिर पैसा देता है ना। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो रेखा, है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। और एक बात, इसमें भूमिहीन किसान ही नहीं आएंगे, इसमें और क्या क्या आ जाते हैं आपके अनुसूचित क्षेत्र के, जैसे बढ़ाई हो गए, है ना, और क्या बोलते हैं बढ़ाई हो गए आपके, या फिर दर्जी हो गए, है ना, और आपके आदिवासी क्षेत्र के भी लोग आ जाते हैं, और बैगा बुनिया मांझी, है ना, इन लोग भी आते हैं। इन लोग को क्या करते हैं, प्रतिवर्ष 10,000 की राशि प्रदान की जाती है। क्या की जाती है, प्रतिवर्ष 10,000 की राशि प्रदान की जाती है। ठीक, अब चलते हैं आगे। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए साय सरकार के निर्णय। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पहले जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते थे तो कितना था 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा था, तो अभी कितना कर दिया 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा। ठीक, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा किए हुए हैं। फिर भी एक बार और बता देती हूँ कि इसमें आप लोग चरण पादुका योजना को याद रखिएगा, चरण पादुका योजना को। ठीक, चरण पादुका योजना में क्या करते हैं, उन लोगों को, वो लोग पत्ता संग्रहण करने जाते हैं तो उन लोग को पैरों के बचाव के लिए क्या देते हैं, चप्पल दिया जाता है। पहले जूता भी देते थे, अब चप्पल भी प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें जब योजना शुरुआत हुई थी तो सिर्फ पुरुषों को दिया जाता था, फिर उसके बाद क्या किए, महिलाओं को भी देना चालू किए। ये योजना बीच में बंद हो गई थी, फिर इसको फिर से अभी शुरुआत किए हैं। तो इन बातों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा। और इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को के लिए चरण पादुका योजना फिर से शुरू की जाएगी, शुरू हो गई है। ठीक, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। नवीन योजना के संचालन के लिए शासन द्वारा 75% एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25%। देखिए अब इसमें केंद्र की भागीदारी कितनी है, 75% है,
कितनी है 75% है, और जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा कितना 25% की धन राशि है। अब देखिए इस तेंदुपत्ता सीजन से कितना बोल रहा है, 12,50,000 संग्राहकों को मिलेगा लाभ। कितने, 12,50,000 संग्राहकों को मिलेगा लाभ। तो इन चीजों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, तो अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ है, अपडेट है ना। राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिक राशन कार्ड धारी परिवारों को आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया गया है। कौन कौन से, जो प्राथमिकता और कौन सा आपका अंत्योदय, ठीक, कौन कौन सा, अंत्योदय में प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवारों को क्या करेंगे, आगामी 5 वर्षों तक क्या करेंगे, निःशुल्क खाद्यान्न वितरित करेंगे। उसके बाद इतने राशन कार्ड धारी परिवार होंगे लाभान्वित, तो इतने डाटा को याद करने की जरूरत नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 2024-25 के बजट में आपका कितना 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये वाला भी पुराना डाटा है, तो इसको भी आप लोग स्किप कर दीजिएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड धारकों को अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक आवश्यक शक्कर वितरण के लिए राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर क्रय करने का निर्णय। शक्कर का क्रय मूल्य कितना, 35,000 रुपए प्रति टन, ठीक। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बनेगा आपका अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले जो राशन कार्ड धारी उनको अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक क्या आवश्यक शक्कर वितरण के लिए राज्य के सहकारी शक्कर कारखाने में क्या करेंगे, इतना 35,000 रुपए प्रति टन का निर्धारण होगा शक्कर का, ठीक। तो इन चीजों को भी याद रखिएगा। अब देखिए इधर से हम लोग देख लेते हैं, घरेलू उपभोक्ताओं को आधे दाम पर बिजली, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, ठीक। घरेलू उपभोक्ता जो भी होंगे उनको आधे दाम पर बिजली। तो देखिए राज्य में कितना बोल रहा है, 42.34 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति कितना 400 यूनिट तक की खपत पर आधे दाम पर बिजली देने का निर्णय, बिजली देने का निर्णय। अब एक बात और याद रखिएगा, हम लोग सोलर पैनल के बारे में भी चर्चा किए थे, है ना। तो सोलर पैनल जैसे आप लगाते हो, है ना, योजना के तहत जो केंद्र सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, तो उसके तहत आपको 300 यूनिट फ्री में बिजली प्रोवाइड किया जाता है सोलर पैनल लगवाते हैं तो। पर यहाँ पे घरेलू उपभोक्ता को आधे दाम पर बिजली बोल रहा है, तो इसमें क्या 400 यूनिट की खपत पर आधे दाम पर बिजली देने का। 400 यूनिट तक का अगर आप बिजली खपत करते हो तो आधे दाम पर बिजली मिलेगा आपको। और वो वाला जो सोलर पैनल लगवाने वाला जो अब योजना चल रहा है ना, उसमें क्या है 300 यूनिट तक फ्री बिजली दे रहे थे। बजट में इतने रुपए का करोड़ का प्रावधान है, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते। एकल बत्ती कनेक्शन धारी परिवारों को 30 यूनिट खपत तक निःशुल्क बिजली प्रदान करने के लिए 540 करोड़ रुपए का प्रावधान, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक। एकल बत्ती कनेक्शन के तहत कितना 30 यूनिट तक निःशुल्क, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे क्या याद रखना है आप लोग को, एकल बत्ती कनेक्शन धारी परिवारों को 30 यूनिट तक खपत तक निःशुल्क बिजली प्रदान करना। इतना, ये कितना करोड़ आया है इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एकल बत्ती कनेक्शन धारी परिवारों को 30 यूनिट खपत तक निःशुल्क बिजली प्रदान किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए युवाओं के उन्नति के लिए शायद सरकार के अहम निर्णय, ठीक है, क्या क्या निर्णय किए हैं देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच हेतु क्या कर रहे हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित करने का निर्णय। देखिए अब इस बार से क्या हो रहा है कि सीजीपीएससी है ना, उसमें पारदर्शिता रखी जा रही है। पहले क्या होता था, रोल नंबर वाइज आपका रिजल्ट मिलता था, देखा जाता था, पर इस बार क्या हुआ, नेम लिस्टिंग के साथ आपका रिजल्ट आया हुआ है, तो उन्हीं पारदर्शिता रखी जाएगी। पीएससी घोटाले में नामजद अधिकारियों के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो में अपराध दर्ज होगा, है ना। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, शासकीय भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे पारदर्शिता रखने के लिए राज्य में जो पेपर हो रहे हैं, तो यूपीएससी जो सेंट्रल वाला पेपर होता है उसके तर्ज पर क्या करेंगे, परीक्षा प्रणाली को लागू करेंगे बोल रहे हैं। अब देखिए अगला, पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियां में युवाओं को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट का निर्णय, है ना। ये बहुत अच्छा है ताकि और लोगों को मतलब कि गवर्नमेंट जॉब के लिए और उनको समय मिल सके, इसके लिए उन्होंने और 5 वर्ष की छूट, अधिकतम छूट प्रोवाइड करी है, तो ये भी चीज बहुत अच्छी बात है। एक चीज और है, पहले व्यापम के लिए जैसे कि कहा जाता था कि
फॉर्म के लिए फीस नहीं लगेगा, पर फिर से अब फीस लेना स्टार्ट कर दिए हैं। रीजन क्या है कि लोग फॉर्म तो फिल कर देते थे क्योंकि फ्री में मतलब फॉर्म फिल हो रहा है, पर एग्जाम देने के लिए आधे कैंडिडेट जाते थे, तो जो व्यवस्था है वो करनी पड़ती थी। जितने लोग आएंगे उतने टाइप का व्यवस्था करना पड़ता था, पर लोग आते ही नहीं थे पेपर दिलाने, तो इसलिए फिर से अब से एग्जाम फॉर्म का फीस लेना चालू कर दिए हैं। ये बातों का भी ध्यान रखिएगा। देखिए बोल रहे हैं अभ्यर्थियों को 21 दिसंबर 2028 तक मिलेगा आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट का लाभ। देख लीजिए, इतने तक आप लोग गवर्नमेंट जॉब लगा लीजिए। और एक चीज, हमारे यहाँ एडीओ का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है 99 रुपीज। अपडेटेड डाटा में पढ़ा रहे हैं, तो एक बार जरूर टेस्ट सीरीज लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक, अब चलते हैं अगले, युवा सशक्तिकरण के लिए उद्यम क्रांति योजना। कौन सा? उद्यम क्रांति योजना। ये भी इस योजना को भी याद रखिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, ऐसे युवा जो आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण अपना स्वरोजगार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ऐसे युवा हैं जो क्या बोलते हैं स्वरोजगार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको कुछ स्टार्टअप करना है, तो है ना, तो उन लोग के लिए क्या किए, उद्यम क्रांति योजना शुरू किए हैं। अब देखिए, योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कितना प्रतिशत सब्सिडी मिलेगा, इस चीज को ध्यान देना है। कितना प्रतिशत सब्सिडी? 50% सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अब देखिए, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और उसको कुछ चीज का स्टार्टअप करना है ना, उसके पास फंडिंग कहाँ से आएगा? ब्याज में लेने के लिए बेचारे के पास कुछ गिरवी रखने के लिए भी नहीं है, पर वो चाहता है कि कुछ करूं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उद्यम क्रांति योजना के तहत आपको सब्सिडी दे रही है। कितना? 50% का, वो भी 0% ब्याज में, मतलब कि ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रही है। और क्या चाहिए, गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है तो, है ना। तो उद्यम क्रांति योजना यही है कि युवाओं को 50% सब्सिडी में आपका स्वरोजगार आप करिए करके सब्सिडी प्रदान कर रही है, वो भी बिना ब्याज के। ठीक, उसके बाद महिला समूहों को फिर से रेडी टू ईट फूड निर्माण कार्य। रेडी टू ईट फूड जो क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी में दिया जाता है बच्चों को, तो उसका कार्य, निर्माण कार्य फिर से शुरू है ना, महिला समूह को फिर से रेडी टू ईट फूड निर्माण कार्य। अब देखिए, बच्चों को सुपोषित आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले रेडी टू ईट फूड निर्माण कार्य से एक बार फिर महिला समूह को जोड़ा गया है। इससे महिला समूह को सशक्त होने में मदद मिलेगी। जो आपका मिलता है आंगनबाड़ी में, पैकेट में मिलता है रेडी टू ईट फूड, उसी के निर्माण कार्य के लिए महिलाओं को फिर से दिया जाएगा करके बोल रहा है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे 1 साल का जो योजना है हमारा, है ना, उस पे चर्चा कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कुछ भी पूछे आप लोग बना के आओ। ठीक, अब इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, तो जो जो योजनाएं छूट गई हैं उसको आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना। ठीक, पहले जो आयुष्मान कार्ड होता था किस नाम से बनता था हमारा? खूबचंद बघेल जी के नाम से। ठीक, तो अभी क्या नाम से बनेगा? शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम से। तो अपना जो भी आपका होगा आयुष्मान कार्ड उसको अपडेट कराइए ताकि आप लोग को लाभ मिले। और इसमें भी कुछ कुछ किए हैं प्रावधान, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही, कौन सी योजना? भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना संचालित होगी। इसके लिए इतने करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो डाटा ये वाला याद करने की जरूरत नहीं, यहां से देख लेते हैं। राज्य के प्रमुख शहरों में स्थापित राज्य के 2 बड़े मेडिकल कॉलेज, कौन सा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज रायपुर, और कौन सा? एक बिलासपुर का छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर, सिम्स। ठीक, कौन कौन सा मेडिकल कॉलेज आपका? एक रायपुर वाला है मेकाहारा जो बोलते हैं हम लोग वो, और एक छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ का? आपका बिलासपुर का, सिम्स में भवन के विस्तार और सुविधा के लिए क्या किए? 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किए। तो प्रावधान 1500 करोड़ रुपए का किए हैं, इसको बस ये वाला हल्का सा याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर भी अभी भी चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। ठीक, ये कौन सी शिक्षा नीति है? तृतीय शिक्षा नीति है। कितनी? तृतीय शिक्षा नीति। इसके पहले भी शिक्षा नीति आ गई है, कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, और दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक, एक 68 है, एक 86 है। ये तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, है ना। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया है ना। अब क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किए जाने से युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन के साथ ही उनका सर्वांगीण विकास होगा। अब एक बात याद रखिएगा,
मानव संसाधन विकास करके नाम था पहले, है ना। शिक्षा क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसका संचालन हुआ है उसका क्या नाम था, मानव संसाधन विकास था। फिर अब उसका नाम को चेंज करके क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिए हैं। ठीक, कौन सी नीति के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। एकदम आईएमपी पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक ठीक। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। आप लोगों ने अपना रिस्पॉन्स किया था पिछले वाले वीडियो में, पिछली वाली जो मैराथन वीडियो थी उसमें, तो आप लोग ऐसे ही आप लोग वीडियो को देख के सपोर्ट कीजिएगा और आंसर करते तो अच्छा लगता है कि आप लोग भी इसमें अपनी भागीदारी दिखाते हो करके। अब देखिए इसमें ग्रेड आधारित निरंतर मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी, है ना। ग्रेड आधारित निरंतर मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन होने से क्या मिलेगी, परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार से प्रदेश के युवाओं को पहुंच वैश्विक स्तर तक बढ़ेगी। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक विस्तार होगा। और एक चीज यही से हम लोग पढ़े थे ना, पीएम श्री योजना क्या है ना, उसमें भी क्या किया जा रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूल का जिनका सिलेक्शन हुआ है उस स्कूल को क्या कर रहे हैं वो लोग, उसका डिजिटलकरण करेंगे, लाइब्रेरी को डिजिटलाइज करेंगे ताकि शिक्षा का स्तर है क्या हो, वो ऊंचा उठे। ठीक, और टोटल 3 चरण में करेंगे करके डिस्कस किए थे हम लोग, है ना। 211 पहले चरण में, दूसरे चरण में 0, तीसरे चरण में 52, चौथे चरण में 78, ऐसे करके बात किए थे ना। टोटल कितने स्कूल लिए थे, 341 स्कूल, और पूरे देश भर से 14,500 स्कूल। ठीक, इस बारे में चर्चा कर चुके थे, तो नहीं सुने हो पॉइंट को फिर से नोट कर लो। पीएम श्री योजना, ठीक, पीएम श्री योजना कब संचालित हुआ है, 19 फरवरी से। कब से संचालित हुआ है, 19 फरवरी से। तो ये डाटा को भी आप लोग याद रखिएगा। और न्योता भोजन योजना कब से, न्योता भोजन योजना था आपका 21 फरवरी से, है ना। तो मैंने बोला था स्कूल आपका 19 फरवरी से खुल रहा है, फिर 20 एक दिन गैप करके 21 फरवरी से क्या करने जाओगे आप लोग, न्योता भोजन खाने जाओगे। स्कूल न्योता भोजन क्या था, और रिवाइज कर लो यहीं पे ही। न्योता भोजन क्या था, उसमें क्या करते हैं, अगर किसी का जन्मदिन है या किसी की एनिवर्सरी है तो लोग क्या कर सकते हैं, स्कूल में जाके बच्चों को खाना खिला सकते हैं, अपनी खुशी में उनको सम्मिलित कर सकते हैं। ये था न्योता भोजन योजना। ठीक, यहाँ पे हम लोग पीएम श्री योजना का कर लिए रिविजन, और किसका कर लिए रिविजन हम लोग, न्योता भोजन योजना का। और सेंट्रल में चला रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, तिथि भोजन योजना। तो इन बातों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन व लाइब्रेरी का शुभारंभ। ठीक, क्या किया है रायपुर में, तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन। आप लोग जाते होंगे रायपुर साइड तो देखे भी होगी इसको, है ना। तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन व लाइब्रेरी का शुभारंभ किए हैं, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। रायपुर के बैजनाथ पारा में, कहां पे, रायपुर के बैजनाथ पारा में नवनिर्मित 750 सीटर, कितना, 750 सीटर का सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगी। देखिए तक्षशिला में जहां पे लाइब्रेरी बना हुआ है वो 24 घंटे खुले रहेगी। और कितने सीटर की, 750 सीटर की। लाइब्रेरी में डिजिटल रीडिंग जोन भी बनाया गया है, डिजिटल रीडिंग जोन भी बनाया गया है। ज्यादातर रायपुर में सब कहां पे जाते हैं, नालंदा लाइब्रेरी में, है ना, नालंदा लाइब्रेरी में। और यहाँ पे क्या है रायपुर में, अभी जो रायपुर में तक्षशिला में स्मार्ट रीडिंग जोन बन गया है तो यहाँ पे भीड़ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, नहीं तो नालंदा में देखिए कितना भीड़ लगा रहता था। सदस्यों को लिफ्ट के साथ निःशुल्क वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। जो भी सदस्य रहेंगे उनको लिफ्ट के साथ साथ वाईफाई सुविधा भी मिलेगी। लाइब्रेरी में छात्र छात्राओं के अलावा दिव्यांगों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। ये भी बढ़िया का बात है कि दिव्यांग भी रहेंगे, वो भी, उनको भी बेहतर सुविधा मिलेगा। रूफ टॉप पर भी बेहतर वातावरण के बीच पढ़ाई करने की व्यवस्था होगी। तो कितना बढ़िया कर दिए तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन में। ठीक है, लाइब्रेरी जो पूरा है पूरा डिजिटलीकरण है ना, डिजिटल रीडिंग जोन है, लिफ्ट की सुविधा है, निःशुल्क आपका क्या है, वाईफाई है, सब चीज है। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, सभी नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी। अब जितने नगरीय निकाय हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, वहां पर क्या बोल रहा है कि हाईटेक लाइब्रेरी नालंदा परिसर की तरह। देखिए यहाँ पे नालंदा का भी डिस्कस किया हम लोग, और उसी का बात आ गया कि नालंदा परिसर की तरह अन्य नागरिक निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी आरंभ करने के लिए कितने, 148 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान। अब देखिए नवा रायपुर में, यहाँ हम लोग देख लिए नालंदा परिसर जैसे क्या करेंगे, लाइब्रेरी डालेंगे, कहाँ डालेंगे, सभी नगरीय निकायों में। पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए नवा रायपुर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जाएगी स्थापना। नवा रायपुर में क्या कर रहे हैं, लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट, आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिक संस्थानों का निर्माण।
आईआईटी है ना, आपका आईआईटी जो है उसकी तर्ज पर क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी संस्थानों का निर्माण कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी संस्थानों का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए है ना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आईआईटी की तर्ज पर कहाँ उस चीज को याद रख लेना, देख लेते हैं कहाँ कहाँ। पहला आपका क्या हो गया, जसपुर, दूसरा हो गया आपका बस्तर, तीसरा हो गया कबीरधाम, चौथा हो गया रायपुर और पांचवा क्या हो गया आपका रायगढ़। ठीक, कहाँ मतलब टेक्नोलॉजी वाली शिक्षा को अग्रसर बनाने के लिए कहाँ पे, जशपुर हो गया, कबीरधाम हो गया आपका, ठीक, जसपुर हो गया, ऊपर वाला जसपुर पकड़ लेना अंबिकापुर साइड वाला, और नीचे वाला बस्तर पकड़ लेना, कबीरधाम आपका बीच का, और रायपुर और रायगढ़। ठीक, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़। जशपुर ऊपर का पकड़ लिए, बस्तर पकड़ लिए, कबीरधाम कवर्धा अपना है ना, रायपुर और रायगढ़, ऐसे करके याद कीजिएगा। जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर, रायगढ़, ऐसे करके याद रख लेना। ठीक, 5 ठो। तो वहां पे क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिक संस्थान का निर्माण करेंगे। अब देखिए राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की होगी स्थापना, उच्च शिक्षा मिशन की। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात एक ये है, शिक्षा के लिए ही हमारे बजट जो है 2025-26 का, उसमें क्या किए हैं, सबसे ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड हुई, उसमें कितना 12%, कितना बजट में कितना 12% फंड प्राप्त हुआ है शिक्षा के क्षेत्र के लिए। दूसरा पंचायत ग्रामीण विकास के लिए कितना, और 10%, सेकंड नंबर पे है पंचायती ग्रामीण विकास। तो इन बातों का भी ध्यान आप लोग रखिएगा, शिक्षा के लिए 12% का बजट है और पंचायती ग्रामीण विकास के लिए 10% का बजट, सबसे ज्यादा बजट है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, पुनः प्रारंभ। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ जितने भी क्या बोलते हैं, जहां से एयरपोर्ट है हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना, बिलासपुर, जगदलपुर, आपका क्या बोलते हैं रायपुर, और ऊपर वाला हम लोगों का है ना अंबिकापुर साइड वाला। तो रायपुर को छोड़ के, बस आपका रायपुर माना को छोड़ के बाकी इन बिलासपुर का आपका और जगदलपुर का और आपका ऊपर वाला है ना अंबिकापुर साइड वाला, उन 3 जगहों को क्या कर रहे हैं, अच्छे से विकसित करने के लिए भी योजनाएं लाए हैं गवर्नमेंट, और वहां पे विकसित करने के लिए उसको काम कर रहे हैं, बस रायपुर को छोड़ के। तो एक क्वेश्चन अगर बना के पूछेगा भी तो किन हवाई अड्डों का मतलब कि विकसितकरण कर रहे हैं करके, उसमें ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, रायपुर नहीं है आपका, बाकी आपका तीनों जगह का है, बिलासपुर का है, जगदलपुर का है और अंबिकापुर साइड ऊपर वाला साइड का है आपका, है ना। अब देखिए विशेष प्रयासों से जगदलपुर, अब इस स्लाइड को देख लेते हैं, विशेष प्रयासों से जगदलपुर और बिलासपुर से हवाई सेवाएं पुनः प्रारंभ, है ना। पहले यहाँ से क्या बोलते हैं सेवाएं को थोड़ा रोक दिए थे, है ना, फिर से प्रारंभ किए। ठीक, ये कब का बात कर रहा है आपका, क्या बोलते हैं 3 मंथ जब हो गया था विकास हुए, उस समय का बात कर रहे हैं हम लोग। अभी रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के पर्पज से आप सिर्फ कीवर्ड्स को पकड़िएगा, जिसको जिसको मैं एमपी बोलूंगी उसको। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, बिलासपुर से कोलकाता और बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा प्रारंभ। ठीक, बिलासपुर से कोलकाता जा सकते हैं डायरेक्ट, और बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा प्रारंभ। अब देखिए अगला, जगदलपुर से जबलपुर होकर दिल्ली के लिए भी हवाई सेवा प्रारंभ। जगदलपुर से बैठे आप जबलपुर जाओगे, पहले मध्य प्रदेश, फिर कहाँ जाओगे आप, नहीं दिल्ली जाओगे। ठीक, अब देखिए बस्तर के क्षेत्र को लोगों को मिलेगा हवाई सेवा का लाभ, व्यापार और पर्यटन की नई संभावना के खुलेंगे द्वार, है ना। बस्तर क्षेत्र में के लोग हैं, जहाँ पे जगदलपुर में आपका हवाई अड्डा है ना, तो वहां पे हवाई सेवा का लाभ मिलेगा और व्यापार और पर्यटन की नई संभावना क्या होगी, विकसित होंगी, द्वार खुलेंगे। अब देखिए अगला, राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA का गठन है। ठीक, उसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी, उग्रवाद जैसे विशेष मामलों प्रकरणों में त्वरित और प्रभावी अनुसंधान व अभियोजन के लिए राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA के गठन का निर्णय। अब देखिए हम लोग चर्चा किए थे, कब चर्चा किए थे, नियत नेल्लानार योजना जब पढ़े थे तो उसमें चर्चा किए थे कि उसका जो क्या बोलते हैं पुलिस कैंप होता है आपका, है ना, सुरक्षा कैंप, उससे 5 किलोमीटर की जो परिधि होती थी गांव का विकास करने के लिए, नक्सली एरिया वाले गांव का, उसको बढ़ा दिए कितना 10 किलोमीटर कर दिए हैं करके, और कब तक नक्सल मुक्त किया जाएगा करके, तो 26 मार्च 2030 ऐसा करके हम लोग पढ़े थे, है ना, ऐसा करके हम लोग पढ़े थे ना। डेट क्या पढ़े थे, एग्जैक्ट डेट कब तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, उस डेट को एक बार कमेंट कीजिएगा तो आप लोग, है ना। तो उसी के लिए क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ताकि यहाँ पे देखिए अनुसंधान अभियोजन के लिए राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के गठन का निर्णय। यह एजेंसी राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित कितने 74 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा।
एक पुलिस अधीक्षक रहेंगे, इन्वेस्टिगेशन वाला जो होगा यहाँ पे SIA है ना, जांच समिति है ना, उसके लिए एक पुलिस अधीक्षक और 74 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि नक्सल कब तक खत्म किया जाएगा, टारगेट कब तक लेके रखे हैं, वो वाला डेट याद रख लीजिएगा आप लोग, है ना। और नियत निल्लानार योजना में जो नक्सल प्रभावित गांव है तो 5 किलोमीटर की परिधि को 10 किलोमीटर बढ़ा दी, उसको याद रख लेना। और नक्सलवाद मतलब कि आतंक मतलब नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करने के लिए आएंगे तो उनको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। जैसे 5 लाख इनामी नक्सली आया तो उसको क्या करेंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे, है ना। और उसका 3 साल तक अगर अच्छा व्यवहार रहेगा, अच्छा आचरण, तो कितना रुपए देंगे, 10 लाख रुपए की एक मुक्त राशि देंगे। तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब की पॉइंट्स है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इन्वेस्ट छत्तीसगढ़। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ तो देखिए उद्योग के क्षेत्र के लिए बोल रहा है ये, तो क्या बोल रहा है, यह योजना इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ इंडिया की तर्ज पर। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ योजना किसका पर्याय है, आपका इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करना है और वार्षिक वैश्विक स्तरीय सम्मेलन पर देशी व विदेशी कंपनियों से निवेश आमंत्रित करना है, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में भी आए, वो निवेश करे, ताकि यहाँ के लोगों को क्या मिले, रोजगार की संभावना और बढ़ जाए, रोजगार और मिले यहाँ पे, है ना। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब ही है, एक तरीके से देखा जाए तो आपका रायपुर का क्षेत्र हो गया, भिलाई का क्षेत्र हो गया, है ना, दुर्ग जिला आपका। इस आयोजन के लिए कितने 5 करोड़ रुपए का प्रावधान, तो ये पैसा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखिए इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ किसकी तर्ज पर, इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर। उसके बाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्गों के पास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा बिलासपुर, ये वाला बस पॉइंट याद रखिएगा, कोरबा और आपका क्या है बिलासपुर, आपका कोरबा और क्या चीज बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। भिलाई में उद्यमिता केंद्र की स्थापना की जाएगी, कौन से केंद्र की, उद्यमिता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक, यहां से क्या क्या आपका पॉइंट बना, क्या क्या पॉइंट बना, एक बार रिवाइज कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या, इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ किसकी तर्ज पर, आपका इंडिया इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर, है ना। और यहाँ पे कॉरिडोर बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कहां से कहां तक, कोरबा और बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, है ना। और उद्यमिता केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक, यहाँ से इतना। उसके बाद अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के कर कमलों द्वारा अटल मॉनिटरिंग पोर्टल। अब देखिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल क्या है, और एक आप लोग अटल डिजिटल केंद्र कब किए, पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, तो उसको भी याद रखिएगा, है ना। अब देखिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल हुआ लॉन्च, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं की निगरानी और समीक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर 2023, ये कब का, 25 दिसंबर 2023। अब देखिए 24 अप्रैल 2025 वाला अटल डिजिटल केंद्र और 25 दिसंबर 2023 वाला आपका सुशासन दिवस, क्या था, सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है। ठीक, अब देखिए राज्य राजधानी क्षेत्र की विकास योजना, अब राज्य राजधानी क्षेत्र की विकास योजना क्या क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास योजना की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र SCR के विकास हेतु विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान किया गया है, इससे राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। यहां से बस सुशासन दिवस याद करिएगा 25 दिसंबर 2023, और अटल मॉनिटरिंग पोर्टल हुआ था लॉन्च 25 दिसंबर कब 2023, और आपका अभी 24 अप्रैल 2025 को क्या किए हैं, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, और आपका क्या चीज है, मोरगांव मोरपानी वाला महाअभियान जल के लिए। इन सब बातों का क्या करोगे आप लोग, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सुकमा के बच्चों को रायपुर में मिली सोलर लाइट, कहा इंजे मोम नेल्ला ने पोड़ोम अतम, इसका मतलब क्या होता है, अब हम खूब पढ़ेंगे, जैसे हम लोग वो वाला पढ़े थे ना बस्तर ओलंपिक वाला, खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर, तो उनके आंचलिक भाषा में क्या बोलते थे उसको, करसायता बस्तर बरसायता बस्तर, वैसे ही इसको ये लोग क्या बोल रहे हैं, बच्चों ने कहा अब हम खूब पढ़ेंगे, इसको आप लोग उन लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, इंजे मोमो नेल्ला ने पोड़ोम आतोम करके। ठीक, तो इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि करंट अफेयर से अगर क्वेश्चन बनाने हैं तो एक साल के करंट अफेयर उठाएगा ही उठाएगा वो, है ना, तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है सुकमा जिले के पूर्वती सिलगेर और टेकलगुड़ा के 50 विद्यार्थियों को सोलर होम लाइट संयंत्र वितरण, है ना, 50 विद्यार्थियों को क्या किए हैं, सोलर होम लाइट संयंत्र वितरण। पहली बार सुकमा से राजधानी रायपुर पहुंचे थे बच्चे, पहली बार क्या किए थे, सुकमा से राजधानी रायपुर पहुंचे थे बच्चे, ये देखिए प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, है ना। अब चलते हैं आगे,
न्योता भोज, वही न्योता भोजन का अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, न्योता भोज का कब से स्टार्ट किए हैं, 21 फरवरी से स्टार्ट किए हैं, है ना। और 21 फरवरी से स्टार्ट किए हैं आपका न्योता भोज, और ये सेंट्रल स्तर पर क्या करके चलता है, तिथि भोजन योजना करके, ठीक। और यहाँ क्षेत्र भी याद करिएगा, क्षेत्र है ना, कहाँ से चालू किए थे, जसपुर से, कहाँ से, जसपुर से। और कब, विष्णुदेव साई जी के जन्मदिन पर, कब, विष्णु देव साय जी के जन्म दिन पर, और डेट क्या लेंगे, 21 फरवरी, 21 फरवरी है। 19 फरवरी को तो आपका पीएमसी वाला स्कूल खुला है ना, ऐसे करके पढ़े थे। और 21 फरवरी को क्या हुआ, ये न्योता भोज योजना का आयोजन किया गया, ठीक। अब चले नेक्स्ट स्लाइड में। सामुदायिक सहयोग से स्कूल बच्चों के खान पान में पोषण आहार की मात्रा बढ़ाने न्योता भोज की अभिनव पहल। न्योता भोजन क्या होता है, बताया था मैंने, क्या होता है कि आपका अगर जन्मदिन है, एनिवर्सरी या कुछ भी खुशी का माहौल है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां जाके बच्चों को खाना खिला सकते हो स्कूल में। अब देखिए, खेलों के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध, खिलैया छत्तीसगढ़। अब देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकादमी, कितने अकादमी स्थापना किए जाएंगे करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी। कौन कौन से अकादमी, आपका हॉकी अकादमी हो गया, है ना, टेनिस अकादमी हो गया, और मलखम अकादमी। मलखम अकादमी कहाँ का, नारायणपुर का, है ना। और रायपुर राजनांदगांव में टेनिस, और क्या था आपका एक टेनिस अकादमी, मलखम अकादमी, ठीक। तो उन सबको भी, और हॉकी अकादमी, इन सबको आप लोग याद रखिएगा। इसको मैंने पिछले वाले जो मैराथन जो है छत्तीसगढ़ योजना, उसमें पढ़ाया हुआ है, एक बार जाके देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे खेल के क्षेत्र में क्या बोल रहे हैं, ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहन और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा महोत्सव, छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा महोत्सव। कौन कौन सा पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए पैसे को याद करने की जरूरत नहीं है, प्रावधान किया गया, इसके साथ ही खेलों को अलग अलग प्रावधान किया जाएगा। बस इतना याद रखिए, ओलंपिक खेल को प्रोत्साहन पहला, और दूसरा आपका पारंपरिक खेल को प्रोत्साहन। उसके लिए क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। और बस्तर ओलंपिक अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसको भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बस्तर ओलंपिक को, है ना। उसका लोगो देखे थे, 2 तुराही बना हुआ था, है ना, और बीच में 5 खेल को दिखाया गया था, तीरंदाजी हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, आपका भारोत्तोलन हो गया, है ना। तो उन सब चीज को भी देखिएगा। कला साहित्य, अब देखिए इसमें स्लाइड का देखते हैं, कला साहित्य खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने युवा रत्न सम्मान योजना। यहां से क्या पॉइंट याद रखोगे, युवा रत्न सम्मान योजना, युवा रत्न सम्मान योजना किस चीज के लिए, कला साहित्य खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक। कला साहित्य खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना, युवा रत्न सम्मान योजना। तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए अगला, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की आवासीय खेल अकादमी प्रारंभ करने इतने करोड़, इसको छोड़ दीजिए डाटा को। खेलों में बढ़ता निवेश, युवा उत्थान संवर्ता प्रदेश, ये डाटा आप छोड़ते हैं, अब आते हैं इस साइड, ठीक। अब देखिए इधर रेल लाइन वाला, रेल लाइन के लिए इंपॉर्टेंट डाटा क्या बोल रहा है, उसको ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण का निर्णय, कहां से, कटघोरा, आपका कोरबा कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण का निर्णय। प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण के लिए, एक और इंपॉर्टेंट बात याद आ रहा है, उसको भी याद कर लीजिएगा। विद्युतीकरण के लिए अगर जैसे क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत विद्युतीकरण हो गया है, ऑप्शन में दे देगा आपका 75%, 80%, 90%, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन लगाओगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 100% विद्युतीकरण हो गया हमारे छत्तीसगढ़ का। कितना, 100% विद्युतीकरण। तो ये चीज को याद रखिएगा। अब देखिए कनेक्टिविटी, कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन का ये बजट याद करने की जरूरत नहीं है। डोंगरगढ़ से कटघोरा रेल लाइन के बीच कुल कितने 27 स्टेशन प्रस्तावित है। और अभी देखे ना, जितना भी रेलवे स्टेशन था उन लोग का नवीनीकरण किया गया है ना, फंडिंग आई हुई थी उसके लिए। डोंगरगढ़ से कटघोरा रेल लाइन के लिए भी कितना 27 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इसमें 12 स्टेशन राजनांदगांव जिले के, और आपका 15 स्टेशन कहाँ, कवर्धा से कटघोरा। ये पहला पॉइंट हो गया आपका, और ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक। कितने टोटल 27 स्टेशन है, 12 आपका राजनांदगांव का है, और कवर्धा से कटघोरा कितना 15। उक्त रेल लाइन बनाने के बाद नागपुर झारसुगुड़ा रेल मार्ग पर चलने वाले मालगाड़ियों का लोड कम होगा, इससे मालगाड़ियों की गति भी बढ़ेगी। इस तरह 27 स्टेशन वाले, बस यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो, बस आप लोग
बस ये पॉइंट याद रखो कि कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण होगा। कितना टोटल 27 स्टेशन है। 27 स्टेशन में 12 स्टेशन राजनांदगांव जिले का और आपका क्या बोलते हैं 15 कवर्धा जिले का। बस अब चलते हैं आगे। अब देखिए वही नक्सलवाद का, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के निदान के लिए अहम निर्णय। अब देखिए नियत नेल्लानार योजना, नियत नेल्लानार योजना आपका अच्छा गांव है ना, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़े हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे मेरे तो उसमें भी नियत नेल्लानार योजना का एक वीडियो बना हुआ है, उसमें हर चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पहले 90 ग्राम थे, अभी 95 ग्राम को विकसित करने के लिए उसमें लिया गया है ना। आपका 8 विकास खंड के 23 सुरक्षा कैंप के कितने 90 ग्राम है ना, तो उसको 95 ग्राम कर दिए। जो परिधि होती थी 5 किलोमीटर उसको 10 किलोमीटर कर दिए। इन सब बातों को मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। अब देखिए स्लाइड में आते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के निदान के लिए अहम निर्णय, क्या क्या निर्णय लिए हैं। 14 नए कैंप स्थापित करेंगे। क्या बोल रहे हैं, 14 नए कैंप स्थापित करेंगे। कुल 5 ग्रामों का, हर कैंप के आसपास के कितने 5 ग्रामों का चयन किया गया है। अब देखिए अगला, यह शासन की कल्याणकारी और विकास योजनाओं के अंतर्गत 25 से अधिक मूलभूत संसाधन। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जो भी सुरक्षा कैंप के अंतर्गत 5 किलोमीटर अब 10 किलोमीटर कर दिए, उतने परिधि में जो भी गांव के घर आते हैं है ना, लोग आते हैं, उनको क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, सड़क, पुल पुलिया, स्कूल इत्यादि है ना, ये सब चीज प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनके जीवन में क्या हो, उसके जीवन के स्तर में सुधार हो सके। अब देखिए अगला, माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में हो रहा सुशासन। ठीक, जो भी माओवाद ग्रसित क्षेत्र हैं उनमें क्या हो रहा है, सुशासन, तो उसको भी थोड़ा सा हल्का सा पढ़ लेते हैं। माओवाद प्रभावित क्षेत्र में निवासरत आम जनता को सुरक्षा प्रदान करने, विकास कार्यों को गति प्रदान करने और रणनीतिक बढ़त के लिए विगत 2 महीनों में कितना 14 फॉरवर्ड सुरक्षा कैंप, 14 फॉरवर्ड सुरक्षा कैंप की स्थापना की गई है ना, सुरक्षा उपलब्ध कराए जा रहे। पर देखिए इसको हम लोग देखे थे ना, कौन कौन से जिले में हो रहा है आपका करके, दंतेवाड़ा में हो रहा था, सुकमा में हो रहा था, बीजापुर में हो रहा था आपका, और कांकेर जिला में हो रहा था, है ना। कांकेर जिला हो गया आपका, नारायणपुर हो गया, बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया और दंतेवाड़ा, ये 5 जिलों में हो रहा था, है ना। इधर आपका कौन कौन से जिले में नहीं हो रहा था, आपका क्या बोलते हैं कोंडागांव में नहीं हो रहा है, बस्तर में नहीं हो रहा है। ठीक, टोटल 7 जिले हैं, 5 जिलों में हो रहा है। ठीक, बस्तर संभाग के, तो उन्हीं का बात कर रहे हैं कि जिला सुकमा अंतर्गत भेजी, देखिए यहाँ पे जिला सुकमा अंतर्गत भेजी चिंता गुफा और जिला बीजापुर सुकमा अंतर्गत बारसगुड़ा जारसगुड़ा एक्सिस कनेक्ट कर मार्ग निर्माण कार्य प्रगति है, ऐसा करके हल्का सा इसको याद कर लीजिएगा, कूड बनाएगा तब इसको पढ़ के देख लीजिए। बरसों बंद मार्गो बीजापुर से बेचापाल, बीजापुर से बेंद्रे, बीजापुर से सिलगेर, बीजापुर से गलगम, बीजापुर से गंगलूर, जगरगुड़ा से दंतेवाड़ा एवं बेलाडीला से नारायणपुर मार्गों में सुरक्षा कैंप की स्थापना कर बस सेवा प्रारंभ की गई। देखिए जो रास्ते बहुत टाइम से बंद थे उनको फिर से सुरक्षा कैंप लगा के वहां पे क्या किए हैं, बस सेवा प्रारंभ की गई है। ठीक, अब देखिए मोबाइल कवरेज बढ़ाने के लिए मोबाइल टावरों की स्थापना की जा रही है। अब वहां पे अच्छे से मोबाइल कवरेज हो, टावर जनरली नहीं मिलता बस्तर वाले इलाकों में, है ना, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, टावर की स्थापना कर रहे हैं। उसके बाद अगला, अंदरूनी क्षेत्रों में निवासित ग्रामीण को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सड़कों विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। तो 100% विद्युतीकरण हो गया। इसी चीज को मैंने ऊपर में बताया था ना, क्वेश्चन पूछ देगा छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ, तो सब जगह हो गया 100% विद्युतीकरण। ठीक, और ये बोल रहा है पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों ने लगातार क्या किया, सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाए हैं, जिसमें क्या करते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों को क्या करते हैं, निःशुल्क उपचार दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। अब एक चीज, मीसाबंदियों की सम्मान निधि फिर से शुरू होगी। जब ये शुरुआत किए थे तो बहुत चला था टॉपिक की मीसाबंदी की सम्मान निधि फिर से शुरू होगी। तो लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदियों की सम्मान निधि को फिर से क्या कर रहे हैं, प्रारंभ करने और एरियर्स की बकाया राशि प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा, मीसाबंदियों वाला रिविजन के क्षेत्र से, रिविजन के पर्पज से हम लोग कर रहे हैं, तो अच्छे से याद करिएगा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए अवकाश प्रावधान। अब देखिए जो संविदा के रूप में कार्य करते थे, है ना, तो उनको क्या होता था, अवकाश के लिए दिक्कत होता, तो उनके लिए भी अवकाश प्रावधान लेके आए हैं। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के नियम, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2012 के नियम 13(1) में आंशिक संशोधन किए हैं। ठीक, संशोधन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनाएगा तो ये सबको भी उठा सकता है। इसके तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश
के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। 18 दिन से कितना, 30 दिन। उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का समय पर निराकरण, अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का समय पर निराकरण होगा जिला कलेक्टर द्वारा, है ना। उसके बाद बोला जिले में रिक्त पद उपलब्ध होने पर आवेदन संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा। अब जिला में कोई भी रिक्त पद है आपका तो किनके पास चला जाएगा, संभागीय आयुक्त के पास चला जाएगा करके बोल रहा है। यहाँ पे बस ये वाला नियुक्ति नियम 2012 के नियम कितना 13(1) में आंशिक संशोधन, उसको याद रखना। 18 दिन से कितना दिन कर दिया, 30 दिन कर दिया, उसको याद रखना। अब क्या बोल रहे हैं, सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन। कौन से विभाग का गठन, सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन। अब देखिए, प्रदेश में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग के लिए जन समस्या के त्वरित समाधान के लिए एक नया विभाग, ये क्या है, जन साधारण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक विभाग की स्थापना की है, जिसको क्या बोल रहे हैं, सुशासन और अभिसरण। अब इसमें अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट याद करने लायक है, मतलब जानने लायक, डिजिटल गवर्नेंस है ना। डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। और एक चीज आप लोग गति का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, गति का, ज्ञान का, है ना। इस बार के बजट का क्या है, ज्ञान से गति, गति का फुल फॉर्म गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, है ना। और ज्ञान का क्या था, गरीब, युवा, अन्नगार और नारी, ठीक, इन सबको भी याद रखिएगा। अब देखिए, विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप, है ना, फेलोशिप योजना भी याद रखिएगा। फेलोशिप योजना दे रहे थे ना, IIT हो गया और आपका क्या बोलते हैं ICWA, जो कॉमर्स वाले लोग करते हैं, CA करते हैं, CS करते हैं, है ना, उन लोगों को क्या देंगे, फेलोशिप योजना के तहत पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ लेटेस्ट करंट का बता रही हूँ, तो इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अपडेट करते चलिएगा, नोट करो तो नोट करते चलिएगा। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उसके बाद अगला, इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगे, तो इसको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन। छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन हुआ है, ठीक। ये क्या करेगा, राज्य में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ लोग का संस्था, है ना, से परामर्श करने तथा देश दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को छत्तीसगढ़ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। देखिए नाम से समझ आ रहा है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद, तो जो विशेषज्ञ होंगे उन्हीं लोग तो सलाह देंगे ना। क्या चीज में सलाह देंगे, देश दुनिया में क्या चल रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो रहा है ना, वो सब चीज के बारे में बताएंगे वो लोग। तो इसीलिए क्या किए हैं, छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किए हैं। क्वेश्चन बन सकता है कब से गठित किए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद, इसके मुख्य कौन है, ऐसा करके। डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़। अब देखिए, साय सरकार के नेतृत्व में पहला डिजिटल बजट किया गया पेश, तो इस यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहला डिजिटल बजट किन्होंने पेश किया था, है ना। तो कौन से मुख्यमंत्री का नाम आएगा, साय सरकार जी का। उसके बाद शासन एवं प्रशासनिक कामकाज में डिजिटल अनुप्रयोग के लिए होंगे प्रोत्साहित। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा खनिज पोर्टल है ना, खनिज पोर्टल को क्या किया है, बेस्ट एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है खनिज पोर्टल को। अब देखिए, खनिज हर चीज डिजिटलाइज होगा, है ना, तो क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ती है, जवाबदेहिता बढ़ती है ना, उसमें हर चीज आपको दिख जाता है, भ्रष्टाचार होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि हर चीज आपको डिजिटल के रूप में आप लोग देख सकते हो, जान सकते हो, है ना। तो यही पहला डिजिटल बजट पेश किए हैं, डिजिटल अनुप्रयोग के लिए होंगे। और जो खनिज वाला मैंने बताया ना, बेस्ट एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है हमारे खनिज पोर्टल को, तो इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग। ये देखिए वही बात बोल रहा है, खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः आरंभ, राज्य को खनिज से मिलने वाला राजस्व में होगी वृद्धि। अब एक चीज यहाँ पे और याद रखिएगा, ये क्या बोल रहा है, राज्य को खनिज से मिलने वाले राजस्व में होगी वृद्धि। वृद्धि हुई है, सबसे ज्यादा राजस्व कौन इस बार संग्रहण करके दिया है, खनिज ही दिया है ना, खनिज ही दिया हुआ है। तो इन बातों को भी याद रखिएगा आप लोग। और खनिज 2024-25 में क्या हुआ है कि खनिज के क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पे रहा है पूरे भारत में। इन चीजों को भी अपडेट कीजिएगा, एकदम अपडेट करेंट डाटा मैंने वही मैराथन वाली वीडियो में पढ़ाया है, तो जरूर उसको देखिएगा। अब देखिए, पीएम जनमन योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये। कौन सा, पीएम जनमन योजना से आदिवासी हुए स्वस्थ और खुशहाल, पीएम जनमन योजना।
तो इस पीएम जनमन योजना के बारे में डिटेल में लिखा होगा, तो नीचे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सुनिए, जो पीएम जनमन योजना है इसके तहत भी क्या कर रहे हैं, जो भी आदिवासी लोग होंगे, है ना, उनको जो भी उनका विकसित करने के लिए, जैसे सड़क बनाना हो गया, है ना, पेयजल की सुविधाएं, घर, हर चीज की सुविधाएं पीएम जनमन योजना से दे रहे हैं, तो इसको भी याद कीजिएगा। और पीएम जनमन योजना को कब मैं पढ़ाई हूँ डिटेल्स, इसको जब प्रधानमंत्री वाला पढ़ा रही थी ना योजना, जिसमें कि आपका क्या था, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा योजना, ये सब पढ़ाई, उसमें मैं पढ़ाई हूँ, तो एक बार जाके वो भी प्लेलिस्ट में वीडियो आप लोग चेक कीजिएगा। अब देखिए, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन @ कितना 2047, प्रदेश को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने और सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों की रणनीति। क्या क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास था, है ना, कृषि आधुनिकीकरण था, शिक्षा व कौशल विकास, ज्ञान आधारित विकास। अब ज्ञान आधारित ना हो के क्या हो गया, गति से ज्ञान, है ना। तो इन चीजों को याद रखिएगा, ये ज्ञान, क्योंकि पिछले वर्ष का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें ज्ञान है, गति करके अभी अपडेट नहीं किया है, ज्ञान से गति की ओर आ गए हैं, ठीक। निवेश को प्रोत्साहन, खनिज संसाधनों का प्रभावी उपयोग, इन्होंने जो जो एम रखा था उस एम को पूरा किए हैं। खनिज संसाधन में सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त हुए हैं, 11% की वृद्धि, आय में 16% की वृद्धि, तो इन चीजों को भी याद रखिएगा। रिन्यूएबल एनर्जी, कॉटेज इंडस्ट्री विकास, छोटे एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिए, फूड प्रोसेसिंग मिलेट्स, फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ है, उन चीजों को भी याद रखिएगा। टूरिज्म विकास, स्वास्थ्य व पोषण, जनजाति विकास, जीडीपी को दुगना करने का लक्ष्य, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास। इस बार बजट कितना था हम लोगों का, उन चीजों को भी याद रखिएगा, 16,500 था, मीन्स कितना था बजट, उस डाटा को भी याद रखिएगा कितना था, है ना। तो यही जो बचा हुआ था, जो बची हुई योजनाएं थी जिनके बारे में चर्चा करना था एक बार प्रीवियस ईयर का, उसको मैंने चर्चा किया है। और बाकी करंट का जैसे चर्चा करना था उसको मैंने कहाँ पे चर्चा किया हुआ है, आपका जो मैराथन वाला जो वीडियो है उसमें चर्चा किया हुआ है, तो एक बार आप लोग जरूर जाके उसको देखिएगा। और इसमें कुछ योजनाएं और ऊपर में है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, 4-5 योजनाएं ऊपर में है, उसको भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 3 स्लाइड का ही है, उसको मैंने पिछले बार पढ़ा चुका है, पिछले वीडियो में करके मैंने उसको स्किप किया था, तो उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, जैसे महतारी वंदन योजना, इसका भी हम लोग चर्चा किए थे ना, 10 मार्च 2024 से चालू हुआ है, मतलब 10 मार्च 2024 को पहला किस्त आया था, है ना। 655 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री जी ने डाले थे। कितने महिलाओं को फायदा हुआ था, 70.12, है ना, मतलब 70 लाख, लगभग 70 लाख महिलाओं को इसका फायदा हुआ था। इन चीजों को ध्यान देना है आप लोग को, है ना। महतारी वंदन योजना, और कितने उम्र की महिला होंगी तब उनको फायदा मिलेगा, 21 वर्ष से, है ना, अपर 21 वर्ष से अपर महिलाओं को क्या मिलेगा इसका फायदा, विधवा महिला को मिलेगा, परित्यक्त महिला को मिलेगा, है ना। ये सब चीज था उसका। और क्या था उसके बाद, इसको छोड़ दीजिए, इसमें कौन सा था, वही है, दाई दीदी बर हर महीना खुशहाली की लाही, महतारी वंदन योजना वही था, है ना। महतारी वंदन योजना फंडिंग हुआ जो 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल उपस्थिति में महिलाओं के खातों में अंतरित की गई राशि। ये देखिए, जो 70 लाख मैंने बोला वो कितना है, 70,12,417 महिलाओं को, है ना। ये डाटा पूछ सकता है, याद रखिएगा। योजना का उद्देश्य क्या है, महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरुद्ध क्या करेंगे, भेदभाव को समाप्त करेंगे और उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करेंगे। अब देखिए, मैंने बताया ना कितनी वर्ष की महिला है, छत्तीसगढ़ की ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को कितना 21 वर्ष से अधिक है, इस योजना की पात्र हितग्राही होंगी। अब देखिए कौन कौन सी महिलाएं, विवाहिता महिला, कूट बनाएगा वो, अगर ये वाला इससे कूट बनाएगा, है ना, और कौन से डेट में हुआ, कितने करोड़ की राशि, ये सब। विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ के लिए पात्रता है। कृषक उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना का भी हम लोग पिछले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके थे, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस बार जो एमएसपी रेट तय हुआ था उसमें गवर्नमेंट बोनस दे रही थी, कितना दे रही थी, 2800 रुपए की। कितने
मतलब टोटल कितना अमाउंट दे रही थी, 3100 रुपए दे रही थी, है ना। आपका जो सेंट्रल से जितना तय हुआ था उसको मिला के कितना 3100 रुपए टोटल दे रही थी इस बार धान का। और देखिए धान से रिलेटेड भी जैसे कि मैंने बताया कि कितना रखे थे लक्ष्य, 160 मीट्रिक टन धान बेचने का रखे थे, कितना बेच पाए 149, पिछले से अधिक है, पिछले वर्ष 144 लाख मीट्रिक टन धान बेचे थे। तो इन सब बातों को भी याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा कौन से जिले से बेचे थे, महासमुंद जिले से बेचे हैं, ठीक, सबसे ज्यादा। और सबसे कम आपका कहां से, सबसे कम कहां से आपका दंतेवाड़ा, और सेकंड में कहा बेमेतरा। तो इन सब चीजों को हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो एक बार जरूर जाके आप लोग पढ़िएगा। देखिए 12 मार्च को कृषक उन्नति योजना, 10 मार्च को क्या लेके आए, महतारी वंदन योजना, और 12 मार्च को क्या लेके आ गए, कृषक उन्नति योजना। ठीक, कितने किसानों को, 24 लाख, लगभग 24 लाख से अधिक किसानों को इतने करोड़ रुपए राशि का अंतरण। राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की काश्त लागत में कमी कराना। क्या करना है, योजना का उद्देश्य कुल रूप से किसानों को क्या करना है, विकसित कराना है, फसल उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ावा देने के लिए। कब किए हैं लागू, खरीफ सीजन 2023-24 से कृषि की उन्नति योजना लागू की है। कब से, खरीफ सीजन 2023-24 से। खुशहाल अन्नदाता समृद्ध जीवन, ये देखिए राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में प्रति क्विंटल 970 रुपए के मान से अंतर की राशि प्रदान करना। राज्य में लगभग कितने, 32 लाख हेक्टेयर में धान की बोनी होती है। देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे याद रखना, ठीक। और कितना, 32 लाख हेक्टेयर में धान की बोनी 2023-24 में किसानों को, ये देखिए इतने लाख मीट्रिक टन की खरीदी की गई थी। मैंने बताया ना 144, कितना 144, और इस बार क्या किए हैं 149, 160 का रखे थे टारगेट, पर कितना बेचे हैं 149। तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए सुशासन दिवस कब था, तो सुशासन दिवस भी याद रखिएगा 25 दिसंबर 2023 को था। 2 साल बकाया बोनस मिला किसानों को, 12 लाख से अधिक किसानों के खाते में 2 वर्ष का बकाया बोनस लाए, ठीक। अब देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसको भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। छत्तीसगढ़ के 23 लाख से ज्यादा लघु और सीमांत किसानों को मिल रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। किसानों के खातों में 3 किस्त, कितने किस्त, 3 किस्त, 3 किस्त में कितना 6,000 रुपए की सहायता राशि दे रही है केंद्र सरकार, ठीक, 3 किस्त में। और श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना, इसका भी हम लोग चर्चा किए थे पिछले वाले स्लाइड में। इसमें क्या कर रहे हैं, आपको अयोध्या और काशी का दर्शन करवा रहे हैं, किनको आर्थिक रूप से जो संबल नहीं है उनको। और कितने से कितने वर्ग आयु के, 18 से 75 वर्ष, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा कर लिए थे। रायपुर के साथ बिलासपुर रायगढ़ से भी चलेगी अयोध्या के लिए ट्रेन, यहाँ विशेष ट्रेन प्रदेश के श्रद्धालुओं को सप्ताह। और देखिए छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा पहला राज्य है जो पहला मतलब कि इस योजना को चलाया है, अयोध्या धाम दर्शन योजना, ठीक। इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब देखिए कुछ कुछ मुख्य बिंदु है उसको भी देख लेते हैं। रिकॉर्ड समय में पूर्व प्रक्रिया पर तीर्थ यात्रियों से भरी ट्रेन अयोध्या भेजी गई, ठीक। रिकॉर्ड समय से पूर्व योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा, किनके द्वारा, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा, बजट पर्यटन विभाग द्वारा। और कौन कौन से विभाग है, 2 विभाग है, छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग मंडल और बजट पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया। योजना के तहत हर साल हजारों यात्रियों को, अब देखिए योजना हर साल चलेगी, हर साल जा सकते हैं, ठीक। यात्रियों दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी, अब देखिए अभी कूट बनाएगा तो क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने चाहिए, पहला। दूसरा 18 से 75 वर्ष आयु के वर्ग जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाए उन्हीं यात्रा की पात्रता होगी। आप देखिए आपका मेडिकल अच्छा होना चाहिए तभी तो आपको लेके जाएंगे। आप खुद मेडिकल अच्छा नहीं और जाओगे बोलोगे है ना यात्रा करने दूर और सह नहीं पाओगे तो क्या मतलब। तो आपका स्वास्थ्य परीक्षण अच्छा होगा फिर आपको लेके जाएंगे। प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी प्रत्येक समिति द्वारा। तो ये सब चीज हो चुका है, बन गया है, ठीक। हितग्राहियों को उनके निवास से निर्धारित रेलवे स्टेशन तक लाने वापस ले जाने की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। तो इस योजना को भी हम लोग जो कूट में बनेगा यहाँ से देख ले, निवासी होना चाहिए, मूल निवासी 18 से 75 वर्ष आयु के जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा है ना स्वास्थ्य परीक्षण होगा उन्हीं को पात्रता मिलेगी। राजिम कुंभकल्प इसके बारे में भी चर्चा किए थे। क्या चर्चा किए थे हम लोग, राजिम कुंभकल्प का पुराना नाम क्या था, माघी पुन्नी मेला था, है ना। माघ पूर्णिमा से कब तक लगता है, महाशिवरात्रि तक, ठीक। तो इन सब के बारे में भी चर्चा किए थे। 3 शाही स्नान हुए थे आपके, शुरू दिन 12 फरवरी को और एक जानती जयंती को आपका जानती जयंती को हुआ था आपका 21 फरवरी को,
है ना, फिर लास्ट वाला आपका शाही स्नान हुआ था। तो इन चीजों को भी अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 24 फरवरी से 8 मार्च तक राजिम कुंभ कल्प का आयोजन। अब देखिए राजिम कुंभ कल्प मतलब राजिम मेला कहाँ पे लगता था पहले, महानदी सोडुर पैरी के संगम पे लगता था, पर इस बार क्या किया, पैरी के तट पर जो चौबे बांध है वहां पे बनाए। तो चौबे बांध जो आपका नया स्थान है उसको याद रखिएगा कि कहाँ पे लगा इस बार मेला, चौबे स्थान पर। देश भर से बड़ी संख्या में पधारे साधु संत पीठाधीश्वर मठाधीश महात्मा शंकराचार्य देश विदेश से लाखों की संख्या में 15 दिन तक विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। ठीक, अब देखिए नए कालेश्वर में जगमगाया त्रिवेणी संगम, है ना, नया जगह चौबे बांध जो लिए थे वही, नया कालेश्वर में जगमगाया त्रिवेणी संगम। तो देख लीजिए कौन सा है आपका ये, जहां कुंभ का मेला लगा था, त्रिवेणी संगम। ठीक, अब देखिए मुख्य पॉइंट क्या है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के शहर राजिम के वैभव को स्थापित करने के लिए राजिम कुंभ कल्प की फिर से शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। राजिम कुंभ कल्प की फिर से शुरुआत होने से मेले की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ी है, साथ ही सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। राजिम कुंभ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, आपका महाकुंभ से भी क्वेश्चन बन सकता है, उत्तर प्रदेश में जो लगा हुआ था। तो इन चीजों को याद रखिएगा। और वहां पर जो व्यवस्था किए थे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका नाम क्या था, पोमेलियन, मतलब जो भी नाम था, पवेलियन करके, जो भी छत्तीसगढ़ पवेलियन या जो भी नाम था, उन चीज डाटा को याद रखिएगा आप लोग। ठीक, कि जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में, तो कहाँ लगा था, उन बातों को भी थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से तो हम लोग खुद ही चर्चा कर लिए थे, है ना, 5 शक्तिपीठ 4 धाम आपका उत्तराखंड के तर्ज पर। तो इतना मैंने ऊपर वाला स्लाइड आप लोग का, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं करके स्किप किया हुआ था, पर फिर भी हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लिए, है ना। तो एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस मतलब पहले साल का है, तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, योजना पूरा रिविजन हो जाएगा। तो ये वाले वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और कुछ भी चीज का पीडीएफ हम लोग डालते हैं तो किसमें डालते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल में। कौन सा, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं से आप लोगों को पीडीएफ मिलता है। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।